आज हमारे साथ शाह अलर्ट में चर्चा में हैं मुजफ्फरनगर की वह शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज चर्चा करते हैं विकास बालियान जी से, किस तरीके से इस एक लंबे राजनीतिक सफ़र और पत्रकारिता का सफ़र और फिल्मी दुनिया का सफ़र, क्योंकि विकास बालियान जी ने मुजफ्फरनगर में ही नहीं देश विदेशों तक जो आजकल हरियाणवी फिल्मी दुनिया का बहुत ज़्यादा क्रेज़ लगता है, उसमें भी एक नाम कमाने का, जो मुजफ्फरनगर को एक तरीके से गोल्ड मेडल समझ लीजिएगा कि प्रदान क्या है। ये कम बात नहीं, क्योंकि मुजफ्फरनगर वासियों के लिए ये बड़ी गौरव की बात है कि ऐसा महान कलाकार हमारे बीच में है, जिसकी वजह से हमें बाहर तक आज ये देखा जा रहा है, जब नाम आता है विकास बालियान मुजफ्फरनगरी का, तो कहीं ना कहीं हमारे शहर का नाम जब आता है तो कहीं ना कहीं हम गौरवान्वित अपने आप को समझते हैं। तो आज बात करते हैं विकास बालियान जी से कि सबसे पहले आपने इस सफ़र में कौन सी ऐसी आपकी स्टार्टिंग थी जो आप फिल्मी दुनिया तक पहुंच गए। जी विकास बालियान जी। बहुत बहुत धन्यवाद शाह अलर्ट साहब का, चैनल का, और हमारे भाई अरशद राणा जी का, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने इतने एक महत्वपूर्ण चैनल के लिए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आपका एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो क्रू मेंबर हैं, आपकी जो टीम है, आपके जो कैमरामैन हैं, एडिटर वगैरह आए हुए हैं, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, ये एक सडनली एक इत्तेफाक एक ऐसा है, क्योंकि मेरा तो कभी वाबस्ता अपने स्कूल कॉलेज के जो नाटक होते हैं इनमें भी नहीं रहा, और फिर अचानक फिल्मों में आ जाना, तो ये अचानक से हुआ है, गॉड गिफ्टेड है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। एक मुजफ्फरनगर के अंदर 2018 में अक्टूबर के अंदर 2 अक्टूबर में जीआईसी के मैदान में एक ध्वजारोहण हुआ था, एक झंडा लगा था 131 फीट ऊंचा, और उसी में कुछ फिल्मी कलाकारों को मैंने बुलाया था। रात को एक रंगारंग कार्यक्रम किया था देशभक्त, जो हमारे देशभक्त रहे हैं, हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उनकी याद में। तो वहीं उत्तर कुमार जी, धाकड़ छुरा जिन्हें दुनिया जानती है, वो आए हुए थे, और उन्होंने वहीं सबके सामने मुझे कहा कि आपको मैं अगली फिल्म में अपने फादर का रोल दूंगा, बापू का रोल दूंगा, तो क्या आप करोगे। मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और फिर 2019 में उनकी एक फिल्म आई सादगी, जिसमें मैंने उनका फादर का रोल किया, और उसी से मेरी शुरुआत हुई। आपका ये भी एक ऐसा लग रहा है कि वो फंक्शन ऐसा आपकी ज़िंदगी में तूफान लेकर आया फिल्मी दुनिया में, जिससे आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप फिल्मी दुनिया में इतने बड़े कलाकार बन जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए तो फ़ख्र की बात है कि हमारा एक पत्रकार साथी, एक अखबार के मालिक, आप एक एडिटर चीफ की बाहैसियत काम कर रहे थे। कृषि नज़र से आपको सभी लोग अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। तो एकदम से आपने उस तरफ जो आपका रुझान गया, आपने सोचा कि मतलब मैं फिल्मी दुनिया में जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। उस वक्त आपकी बिल्कुल जो ह्यूमैनिटी पावर थी वो काम नहीं कर रही थी, जब आपको धाकड़ छोरे के जो हीरो हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, उन्होंने आपके लिए इतना बड़ा ऑफर दे दिया एक ही झलक में। तो ये बड़ी बात थी आपके लिए। देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि संघर्ष करते हैं। मैं आज एक मुकाम हासिल कर चुका हूं, तो मेरे पास हजारों की संख्या में मैसेज आते हैं। कोई व्हाट्सएप पे आएगा, कोई फेसबुक पे आएगा, कोई इंस्टाग्राम पे आएगा, कोई दूसरे सोशल चैनल के माध्यम से आता है, और लोग कहते हैं कि सर प्लीज़ हमें एक मौका दे दीजिए, हमारे अंदर एक ऐसा एक्टर है, आप देखना, ये हम ये कर लेंगे। तो लोग काम की तलाश में किस तरीके से हैं, और हर तरीके से वो अपना एक ऑफर करते हैं कि सर प्लीज़ प्लीज़ आप कैसे भी करके प्लीज़ हमें दे दीजिए, हमारी ज़िंदगी का सपना है, हमारे माँ बाप का सपना है। तो बहुत संघर्ष है, लेकिन मुझे तो बिना संघर्ष करे गॉड गिफ्टेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर जी जैसे एक इतने बड़े नायक, और जिनका पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री जिनके कंधे पे खड़ी हुई है, वो इतने बड़े महानायक हैं, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया और फिल्म में काम किया। और यही नहीं, मेरी पहली पिक्चर थी सादगी, दूसरी पिक्चर मास्टर जी, वो मुजफ्फरनगर में ही शूट हुई थी, लेकिन तीसरी फिल्म थी चौकीदार, जो कि मोदी जी जैसा एक गेटअप था। एक प्रधान का मैंने जो पूरा मोदी जी ने किया हुआ है काम पूरे देश के लिए, वो मैंने एक प्रधान का काम उसमें दिखाना था कि जो गांव के अंदर रहते हुए कैसे किया है। उसमें हमने पाकिस्तान का भी जिक्र किया, हथियारों का जिक्र भी किया, हमने राफेल वाला भी उसके अंदर जिक्र किया। दूसरी तरीके से
उसका सब्स्टिट्यूट लेके। और इतना बड़ा जो किरदार था वो मोदी जी वाला, उत्तर जी ने मुझे तीसरी पिक्चर में ही वो दिया, मुझे बिल्कुल एक 70-75 साल की उम्र के व्यक्ति का उसमें किरदार निभाना था, हालांकि मेरी एज 50 साल थी, और मैंने वो निभाया। तो उनका बड़ा विश्वास था मुझ पर, और वो फिल्म बहुत चली, लोगों ने बहुत सराहा। और उसके अंदर मेरा एक डायलॉग था, बड़ा फेमस हुआ कि चौके से चौकी तक जर्रे जर्रे का पहरेदार हूँ, हाँ हूँ मैं चौकीदार हूँ। और उसके बाद आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि मोदी जी ने भी अपने नाम से पहले चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखा, फिर चौकीदार सबने लिखना ही शुरू कर दिया था। इतना बड़ा रोल कुछ कदम चलने के बाद ही एक तरीके से आपको प्लेन में बिठाकर यूरोप की शेयर कराने वाली बात होगी कि आप पर इतना विश्वास जताया उत्तर जी ने कि उन्हें लगा कि आपके अंदर जो एक इतना बड़ा कलाकार छुपा हुआ है उसको किसी भी रूप में जितनी जल्द से जल्द हो सके उसको बाहर निकाल कर एक लोगों के सामने पेश किया जाए और आप उसमें कामयाब रहें। लेकिन जब आप सबसे पहली मूवी बना रहे थे सादगी, तो सादगी में ऐसे कौन से पल थे जहां आपको ये लगा कि मैं एक पत्रकार हूं और मैं कहां आकर खड़ा हो गया हूं, यार मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? ऐसा कौन सा वो पल था जिस वक्त आप थोड़ा ठिठक गए थे, रुक गए थे, आपको लगा था कि हाँ ये मैं किस तरीके से यहाँ आज इस मुकाम पर आ गया जो मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था? दरअसल पता नहीं क्या था कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस ही नहीं हो रहा था। मैं जब फिल्म की उसके लिए गया तो मुझे एक नॉर्मल सा लग रहा था, क्योंकि मैं पत्रकार था या मैंने आंदोलन किए हुए थे या दूसरी चीज़ें, तो एक अंदर कोई डर भय तो था नहीं, क्योंकि हजारों हजारों लोगों की, लाखों लाखों की भीड़ को एड्रेस कर चुका था मैं जंतर मंतर जैसी जगह पे, रामलीला मैदान में, जीआईसी मैदान में, टिकैत साहब के साथ और रामदेव जी के साथ, सरदार वीएम सिंह जी के साथ, जनरल वीके सिंह जी के साथ, योगेंद्र यादव जी के साथ, तो बहुत लोगों के साथ। तो वो तो मुझे कुछ नहीं था, लेकिन कुछ कमियां थी जो मैं इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता था कि मैं काम करने कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फादर का रोल करना था। और जब मैंने अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से बहुत महंगे महंगे मैंने कुर्ते पजामे निकलवाने शुरू किए, बिल्कुल उन पे इतनी अच्छी अच्छी प्रेस उसके ऊपर हो रखी है, ड्राई क्लीन हो रखी है, तो उत्तर जी ने अपना माथा पकड़ लिया। वो कहने लगे अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा मुझे मेरा सीन है, मुझे पहनने हैं। कहने लगे देखो आपने इसका मतलब फिल्में हमारी गौर से नहीं देखी, हम नेचुरल फिल्म बनाते हैं, पब्लिक से जुड़ी हुई फिल्म बनाते हैं, तो कौन बाप गांव के अंदर इस तरह के कपड़े पहनता है बताओ, तो फिर क्या होगा? मैंने कहा कि आपको तो बहुत मैले कुचैले गंदे से कपड़े, सादा मतलब साफ सुथरे हुए ऐसे धुले हुए हों लेकिन वैसे पहनने होंगे। फिर हमने उन कपड़ों पे मिट्टी लगाई, उनकी प्रेस खत्म करी, उन्हें मुट्ठी में लेके ऐसे ऐसे कर करके, फिर उनमें खूब गुजर डाल के, सिलवटे डाल के हमने जो है वो कपड़े पहने। और कपड़े पहनने के बाद फिर उन्होंने कहा कि आपको ये डायलॉग बोलना है। डायलॉग बोलने के बाद मैंने डायलॉग बोल दिया और फिर एकदम से कैमरे को देखा तो उन्होंने कहा सारे सीन का सत्यानाश हो गया, क्योंकि कैमरे को तो हमें नजरें फेस करनी नहीं होती, मिलानी नहीं होती। आपने क्या किया? मैंने कहा जी मुझे तो ABCD कुछ भी नहीं पता, आप जैसा बताओगे मैं करूँगा। फिर मैंने सीख लिया और सीखने के बाद जब सारे सीन ओके हो गए, उत्तर जी ने आगे कहा बालियन जी आपने बहुत अच्छा किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा फिर कि हाँ मैंने इसमें एंट्री कर ली। फिर उस पिक्चर की मुझे बड़ा इंतजार रहा, और जब वो पिक्चर आई फिर उसके मैंने वो फोटो छोटे छोटे शॉट निकाल निकाल के अपने रिलेटिव्स में, आप लोगों को सब जगह भेजे कि मैंने भी फिल्म में काम किया है, मैं भी फिल्म में आ गया हूँ, मैं पर्दे पे आ गया हूँ। तो मेरे फादर सबसे ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा कि तुमने एक ऐसी चीज़ चुनी है जो तुम्हें दुनिया में मरने के बाद भी अमर रखेगी। अभी जो आपकी जो लेटेस्ट मूवी आने वाली है जिसकी आप तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हो, तो कौन सी मूवी है? देखो मैं अभी आपको बताऊं, हमारी अभी एक फिल्म आई थी पिछले दिनों, बाप। इस बाप के अंदर मैंने एक ऐसी भूमिका की जो अपने बेटे को बिगाड़ता है और उसको शराबी कबाबी बनाता है, औरतों के साथ खेलने को कहता है। मतलब उसमें वो ऐसा बाप जिसको बहुत रुपये पैसे पे घमंड है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ऐसा हादसा ईश्वर करता है कि उसका बेटा भी चला जाता है, उसकी संपत्ति धन भी लूट जाता है, सब कुछ। वो इतना गरीब हो जाता है कि जो उसकी पुत्र वधू है वो इलाज के लिए तड़प रही है, उसका जो पोता होता है उसको दूध नहीं है, तो उनके लिए वो जिन लोगों को कीड़े मकोड़े कहा करता था उनके साथ ही वो नरेगा की लाइन में लग के मजदूरी कर रहा है। तो वो इतनी एक, जिसने फिल्म देखी है लोगों की आंखों में आंसू आए हैं। वो बड़ी शानदार फिल्म थी और मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा कि इस फिल्म को देखिएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, घमंड अगर कोई करता है तो उसका टूटता जरूर है, ईश्वर की लाठी बेआवाज है, वही उसमें दिखाया। वो पिक्चर मुझे बहुत पसंद है। फिर इसके अलावा मैंने एक अभी पिक्चर फिल्म की, उसके अंदर मैं इंस्पेक्टर बना। मेरी इच्छा थी कि मैं इंस्पेक्टर बनूं और मेरी उपलब्धि रहेगी जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, COs हैं, SSP हैं, जो IPS है, मेरे जानकार हैं, उन्होंने कहा कि बालियान जी बिल्कुल आपने जो पिक्चरों में एक इंस्पेक्टर को दिखाते हैं अलग छवि का, नकलीपन सा आता है कि वो बिल्कुल सिंघम है, ये आपने एक ओरिजिनल इंस्पेक्टर की भूमिका उसमें निभाई है।
तो अब मेरी आने वाली अपकमिंग फिल्म है एक वीके फिल्म्स के ऊपर आएगी। उनका भी एक न्यूज़ वो प्रोडक्शन हाउस है, न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, वो बहुत अच्छी पिक्चर बना रहे हैं। तो उसका नाम है करम भूमि। तो वो इतनी शानदार फिल्म है, मातृभूमि, सॉरी, उसका नाम है मातृभूमि। इतनी शानदार मूवी है, उसमें मैंने ठाकुर का रोल किया है। मुजफ्फरनगर में ही फिल्म आई गई है, बड़े बजट पे आ रही है। इसके अलावा भी एक उत्तर जी की एक फिल्म आ रही है, उसमें उत्तर जी का बहुत अलग एक किरदार है, और मेरा भी उसमें एक हवलदार का किरदार है। एक कविता जोशी ऑफिशियल चैनल पे कविता की एक पिक्चर आने वाली है, बहुत मार्मिक पिक्चर है। फिर एक और फिल्म हमारी अभी शूट हुई है, ये भी बहुत शानदार है। इसमें मैंने एक बाप का रोल किया है, ये उत्तर कुमार जी के बेटे की फिल्म है, प्रभात की, उसके फादर का रोल मैंने किया है। तो ये अभी अपकमिंग फिल्म है, जो 5-6 फिल्में मेरी आने वाली है। और मैं आपको बताऊं अरशद जी, न्यूज़ अलर्ट जो देख रहे हैं उन लोगों के माध्यम से भी, कि हमारी फिल्में अब्रोड द सी, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जो बाहर हमारे हिंदुस्तानी रह रहे हैं वो लोग देखते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं कि देखो खाट ऐसी होती है, बुग्गी ऐसी होती है, घेर ऐसे होते हैं, घर ऐसे होते हैं, इस तरीके से बैठना होता है, इस तरह से खाना होता है, इस तरह से लोग, हमारा रहन सहन ये है, हमारी जो चीज़ें हैं वो दिखाते हैं। हमारे जो जवान खड़े हुए हैं सीमा के ऊपर, वे लोग हमारी फिल्में देखते हैं। जो पुलिस में समय नहीं कट रहा है किसी का, वो अपना कहीं भी आपकी गाड़ी लगी हुई है, 102 नंबर कौन सी होती हैं ये, तो वो लोग हमारी ही जो है फिल्में देख रहे होते हैं। तो जहाँ भी जाएं, आज हमारी फिल्में, हिंदी भाषी क्षेत्र जो है ये 10-12 राज्यों का, यहाँ पे 15-20 करोड़ लोग हमारी फिल्में देखते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी एक ये उपलब्धि है कि जहाँ बॉलीवुड की फिल्में पिटती हैं या नहीं देखी जाती है, उनके 200, 2000, 5000 करोड़ के बजट होते हैं, वहाँ हमारी फिल्में 50 लाख में, 20 लाख में बनती हैं, और व्यापार ये फिल्में भी करोड़ों का करती हैं, और बहुत लोगों को हम लोग रोज़गार दे रहे हैं। अब तो हरियाणवी इंडस्ट्री उस स्थिति में आ गई है कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक फिल्म में गाने कुछ ना कुछ बना रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि अपना प्यार हमें देते रहें, हमारी फिल्में देखते रहें, और जो अच्छा या बुरा हम उसमें करते हैं उसके बारे में हमें बताते भी रहें। आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि आपने एक मूवी को जो परिवार में ढालने का प्रयास किया है, जो आपने बाप मूवी में एक पिता का रोल अदा किया है, उसमें जो आपने कहानी बताई है वाकई में दिल छूने वाली कहानी है कि एक पिता अपनी दौलत में इतना, मतलब उस पर खुमार चढ़ा हुआ होता है, उस दौलत का इतना नशा चढ़ा हुआ होता है कि वो हर सूरत में अपने बच्चे को बिगाड़ने में कोई कसर कोर बाकी नहीं छोड़ता। लेकिन जब ऊपर वाले की तरफ से ठोकर लगती है बिल्कुल, तो सब कुछ चला जाता है, और लास्ट में उसे उसी हैसियत पर खड़ा होना पड़ता है जो कभी उसने सोचा भी नहीं था कि तू आज इन मजदूरों के बीच में आकर इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे साथ में आज विकास बालियान जी चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि मूवी का जो एम है, मूवी का एम पैसा कमाना नहीं, मूवी का एम शोहरत कमाना नहीं, मूवी का एम है कि अपने पुरखों की विरासत को हर दर और हर घर तक पहुंचाना, ताकि हमारे जो नस्लें हैं या हमारे आने वाली नस्लें हैं जो इन चीजों से पिछड़ चुकी होगी, उन्हें अपने संस्कार याद रहे कि हमें किस तरीके से चलना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं अब इसमें आपको जी बताऊं, अपनी बात इसमें थोड़ा सा कर दूं। आपने बहुत अच्छी बात कही जी कि हमारा एक प्रयास और रहता है जी हमारी फिल्म के अंदर द्व्यर्थी संवाद नहीं मिलेंगे, जी अश्लीलता नहीं मिलेगी, जी। फुहड़ता नहीं मिलेगी, जी। लगनता नहीं मिलेगी। जी एक भाई अपनी बहन के साथ फिल्म देख सकता है, जी एक माँ अपने बेटे के साथ फिल्म देख जी। सकती है। दूसरा, हम फिल्मों में ऐसा नहीं दिखाते कि एक ही गांव के लड़के लड़की हैं उनका प्रेम हम दिखा रहे हैं। जी। जो एक गांव की, ग्रामीण अंचल की जो एक संस्कृति है, हम उसको पूरी तरह पोषित करते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं दिखाएंगे कि गांव के अंदर ही कोई इस तरह हो गया, जबकि हमारी बॉलीवुड की फिल्में जो दिखाती हैं वो गांव के अंदर ही अश्लीलता, नग्नता, आपकी हमारी कोई भी फिल्म चलाने के बाद आप ये 100% आपको आएगा कि हाँ यार इसको कोई भी देख सकता है। अगर बेटी देख रही है वो मना नहीं करते, बहू देख रही है, और बल्कि ये कहते हैं हाँ देखना, इसमें सीखना क्या है। दूसरा, हमारी फिल्में शिक्षाप्रद होती हैं। बाप फिल्म में मेरा कैरेक्टर है कि मैं एक नेगेटिविटी में जाके अपने बच्चे को खत्म करता हूँ, लेकिन इसमें उत्तर कुमार जी भी एक बाप बने हैं जो इंसानियत के लिए अपने बेटे को चुपचाप कहीं किसी और को दे देते हैं कि इसका बेटा नहीं है। वो उस फिल्म के अंदर एक ऐसे व्यक्ति बने हैं जो पैसा आने के बाद भी वही स्वभाव है, उनका स्वभाव वही है, और जब पैसा नहीं है तब भी वही स्वभाव है। वो प्रधान बन जाते तब भी एटीट्यूड नहीं आता। तो एक आदमी अगर सरलता का, बहुत ही सादगी का जीवन जी रहा होता है तो उसकी जीवन में हमेशा खुशियां खुशी आती है। और जो बनावटी है, सजावटी है, दिखावटी है, उसकी बनावट, सजावट, दिखावट ईश्वर जो है वो कुछ समय बाद अपने आप ही खत्म कर देता है। जी।
ये आपकी फिल्मी दुनिया का जो आपने अपना एक्सपीरियंस बताया है और शाहलट में आपने शेयर किया है, तो ये जन तक पहुंचेगा। लेकिन अब बात करते हैं आपकी स्टार्टिंग की। जी। आपकी जो पढ़ाई के बाद में जब आपकी स्कूलिंग पूरी हो गई, तो उसके बाद में जो आपने स्टार्टिंग हुई, तो सबसे पहले किस फील्ड में था आप? देखो, मेरे साथ ये दुर्भाग्य रहा कि 2018 में जब मैंने अपनी स्कूलिंग की, इंटर कर ली और जाट कॉलेज के अंदर मैंने अपना बीएससी में एडमिशन लिया, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि मुझे मुजफ्फरनगर छोड़ना पड़ा। कुछ बातें ऐसी, घर पे विवाद हुआ मेरे साथ, फादर वगैरह ने भी। मैं चला गया रुद्रप्रयाग और वहाँ मैंने एक होटल के अंदर सर्विस स्टार्ट कर दी। और वहाँ पे मैं गया था एक स्टोर कीपर की पोस्ट पे, बहुत कम, उसमें 1500 रुपये सैलरी थी। और पहले दिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पे कुछ अंग्रेज आ गए, वो अप्रैल की बात थी, और उनको वहाँ रूम चाहिए था। तो जो रिसेप्शनिस्ट था वो इंग्लिश नहीं जानता था, वो उनको रूम नहीं दे पाया। मैंने पूछा क्या बात थी, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है। मैंने कहा रूम चार्जेस क्या है, तो उन्होंने कहा कि 650 रुपये के करीब, वो है 700 रुपये के करीब बिल है, और 7% या कितना इसमें टैक्स लगता है। तो मैंने उनसे बात की अंग्रेजों से, तो उन्होंने को मैंने 2 रूम दे दिए। उसके बाद उनकी खाने की प्रॉब्लम हो गई, वो बोटल गार्ड और ये बॉयल्ड वेजिटेबल इस तरह की बात कर रहे थे। मैंने कहा ये क्या है कि ऐसे ऐसे। मैंने उनका ऑर्डर भी ले लिया, तो ऑर्डर भी उनका पूरा हो गया। वो सुबह के टाइम चले, तो पंडित जी हमारे मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि उस टाइम में अपना नाम विकास वर्मा लिखता था, कि वर्मा जी आप जो है आज से वो स्टोर कीपर का काम नहीं करोगे, आप रिसेप्शनिस्ट का ही काम करोगे। स्टोर कीपिंग का मैंने किया भी नहीं था, मेरी स्टार्टिंग फिर स्टोर कीपिंग को छोड़ के रिसेप्शनिस्ट से हुई। फिर मैं वहाँ मैनेजर, जूनियर मैनेजर बना, फिर वहाँ मैं मैनेजर बना। मैंने कई साल वहाँ सर्विस की। तो उसके अंदर बड़ा होटल था, बिगेस्ट होटल ऑफ ये पूरा उत्तराखंड उस टाइम का। अगर आप बड़ा होटल लिख दो तो चिट्ठी वहीं चली जाती थी। पुष्पदीप होटल का नाम था। वही मैंने किया, वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे। कभी अनुराधा पोडवाल वहाँ पे आ रही हैं, कभी ये नील अंबानी, इनकी मिसेज भी वहाँ पे आई, और बहुत से लोग ऐसे ही आते थे, बड़े लोग उसमें आते थे, क्योंकि महंगा होटल था। तो वहीं से फिर मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे मेरा बिहेवियर होना चाहिए। एक जाट एटीट्यूड जो होता है एकदम से, कि हम तो जाट हैं, हमारे तो सिर में सींग है, हम इस तरह की जो बात करते हैं, उससे मैंने अपने आप को बदला। अपनी भाषा पे थोड़ी सी क्योंकि मैं जाट इंटर कॉलेज वगैरह में पढ़ता था, स्कूलिंग लाइफ में बहुत झगड़े होते थे, तो वो एक एटीट्यूड बदला कि बात बात पे झगड़ा करना, चलो भाई इकट्ठे हो, इसे मारेंगे पीटेंगे, वो सब चीज़ों से बदला। एक कैसे किसी की इज्जत करनी चाहिए, वो वहाँ से सीखा। उसके बाद मैं फिर 97 में मेरी शादी हो गई। फिर मैं 98 में मुजफ्फरनगर वापस आ गया। यहाँ मैंने फिर शहर में गिनी चुनी एक दो ही अंबिका ऑफसेट और एक इंडियन ऑफसेट ऐसी थी जो 4 कलर, बल्कि सिंगल कलर ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस थी। मैंने यहाँ पे 4 कलर पहली ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस मुजफ्फरनगर में लगाई। फिर अपना पहला न्यूज़पेपर मैंने मीत टाइम्स के नाम से यहाँ स्टार्ट किया, फिर सत्य व्यवस्था के नाम से दैनिक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। इस तरह से चीज़ें चलते चलते फिर मैंने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। हम लोग फिर लखनऊ शिफ्ट हो गए। लखनऊ में मैंने लोहिया पार्क, जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कभी मुलायम सिंह यादव जी का, उस पर काम किया। फिर हम लोग आगे गए बनारस में, चित्रकूट, नैमिषारण्य। हमने बड़े बड़े साधु संतों के, जो राम भद्राचार्य जी हैं, इनकी विकलांग यूनिवर्सिटी है, उसमें काफ़ी काम हम लोगों ने किया। तो कंस्ट्रक्शन काम हम करते रहे। हमने बहुत सारे गौशाला बनाई, बहुत सारे मंदिर बनाए, बहुत धीरे धीरे काम सब आते चला गया। फिर राकेश टिकैत जी के साथ मैंने बीकेयू में काम किया। राकेश टिकैत जी के साथ फिर जो राजनीतिक विंग था बीकेडी, वो बनाया। वहाँ फिर राकेश टिकैत जी से मेरा कुछ डिस्प्यूट हुआ, मैंने बीकेडी छोड़ दी। फिर बीकेडी उसके बाद ख़त्म ही हो गई थी, फिर चली नहीं वो आगे। फिर मुझे कुछ लगा कि भारतीय किसान यूनियन थोड़ा सा ऐसा कर रही है। फिर मैंने सरदार वीर सिंह के साथ मिलकर गन्ना किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। तो 55,000 करोड़ रुपए जो किसानों के खाते में आए हैं, ब्याज जो मिला है, ब्याज नहीं मिला, जो पैसा आया इनका रुका हुआ 94, 95, 96 का, तो ब्याज वाला केस भी, उसमें सरदार वीएम सिंह के साथ में खड़ा रहा। लखनऊ भी, इलाहाबाद भी, और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी। तो जो कुछ किसानों को मिला, उसमें मैं ये महसूस करता हूँ मेरा भी कुछ ना कुछ उसके अंदर योगदान है। फिर वीएम सिंह के साथ मैंने कई जंतर मंतर पे बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया। हम लोगों ने मेरठ में 35 दिन का एक आंदोलन चलाया, उसका पूरा संचालन मैंने किया। रामदेव जी को जब उनके रामलीला में चल रहे थे, ये संघर्ष के दिन थे, उसमें हमने उनको सहयोग दिया। अन्ना जी के पास हम गए, वहाँ पे उसमें आंदोलन में शामिल रहे। तो एक बड़ा योगदान रहा। कई बार मैं गिरफ्तार भी हुआ, राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया मायावती जी ने। उस समय उनसे मिलने के लिए हम लोग बांदा गए, वहीं गिरफ्तार हुए साधु वेश में, मैं और राकेश टिकैत जी थे। इसके अलावा हम लोगों ने इंडिया गेट के सामने, विजय चौक पे, राष्ट्रपति भवन के सामने जो है गन्ने वन्ने जलाए। उसी समय देश में संसद पे अटैक हुआ था आतंकी का, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो मीडिया ने एकदम से बात बदल दी कि अगर ये किसान ना हो के आतंकवादी होते तो क्या होता। तो हम लोगों के साथ बड़ी मार पिटाई भी हुई, कई दिन हम जेल में भी रहे।
तो ये संघर्ष का सबका सब दौर चलता रहा। और इन सब के बीच में फिर संजीव बालियान जी, मुजफ्फरनगर में दंगा भी हुआ, दूसरी चीज़ें हुई। फिर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौमी एकता सम्मेलन मैंने बहुत बड़ा कराया 2015 में, जिसके अंदर KPS गिल जो कभी कहीं नहीं जाते थे, उन्होंने उसके अंदर वो अध्यक्षता की। तो ऐसे काम मैं करता रहा। फिर आज जो भी हमारे क्षेत्र में मुस्लिम और जाटों के बीच में जो फैसले हुए, इनके कई फैसलों में मैं, मेरा छोटा भाई विपिन सिंह बालियान वो शामिल रहे। तो फिर संजीव बालियान जी क्योंकि मित्र हैं बचपन से, हम एक ही गांव के हैं, हम साथ बढ़े बचपन में ही। उनके साथ फिर समय समय पे मैं खड़ा रहा जब भी उन्हें ज़रूरत हुई, और वो मेरे साथ उन्होंने हमेशा सहयोग पूरा दिया। तो यही सब चीज़ें होती रही। सुरेश राणा जी गन्ना मंत्री बने, पिछली सरकार में इनके ऊपर कई आरोप लगे। फिर इनके गिरफ्तारी की बात हुई, तब ये मेरे ही मकान में रुके हुए थे लखनऊ के अंदर ओमेक साइट में, वहीं से फिर इनकी गिरफ्तारी हुई। तो ऐसे ही संघर्ष चलता रहा। लेकिन उसके बाद 2019 से मैंने उससे पहले आप लोगों के साथ पत्रकारिता में मैं सड़क पे रहा हूँ, बड़े बड़े आंदोलन कवर किए, बड़े ये सब चीज़ें की। अपने यहाँ मीडिया सेंटर में भी मैं संरक्षक रहा, आपने भी अपने संगठन में एक अच्छा पद मुझे दिया। तो फिर फिल्म लाइन में चला गया। फिर फिल्म लाइन में जाने के बाद सब चीज़ छूट गई। इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में किसे सबसे आदर्श मानते हो? देखो, जो भी कुछ हुआ सब चीज़, मैं जब आदर्श की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे सबसे बड़े आदर्श हैं। क्योंकि आदमी को जो रुकावट बनती है उसके घर से ही सबसे ज़्यादा रुकावट बनती है। और अगर आपको घर से सहारा मिल जाए, आपसे ये ना पूछे आप 2 बजे क्यों आए हैं, आपसे घर वाले ये ना पूछे कि आज आपके साथ 50 लोग हैं, 20 लोग हैं, अब इन्हें इनकी चाय बनानी पड़ेगी, इनके लिए करना पड़ेगा, हमें तो आपने ये बना दिया। ये सब चीज़ें का आपने कोई खर्चा कर रहे हैं, आप गाड़ी एकदम लेके चल दी, उसमें आप खर्चा कर रहे हैं, और घर वाले एक दफ़े सवाल आपसे ये ना करें क्यों आपने अपनी गाड़ी में तेल फूका, क्यों करा। तो मुझे लगता है कि जिसको इतने परिवार से सहयोग मिल जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा आदर्श उसका परिवार ही होगा। कभी कभी मुखिया जो है परिवार में जो बाहर के काम करता है, अगर बाउंडेशन घर की ना हो तो तरक्की की तरफ वो बढ़ेगा। मैं तो ये मेरा तो संदेश है सबको कि अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको अपने परिवार को विश्वास में लेना होगा। और अगर आपका परिवार आपके साथ है, वो आपसे सवालात नहीं करता है, तो आप फिर कहीं तक भी जा सकते हो। लेकिन आपको अगर हर 5 किलोमीटर जाने के बाद अपनी इतला घर पे देनी पड़ेगी, इसका मतलब आपका भरोसा नहीं है, आपके ऊपर उन्हें विश्वास नहीं है, वो आप में पूरी तरह से एक अपना विश्वास जता ही नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको एक हर्डल बनेंगे और आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपको कोई भी काम करना है ना, वो पूरे दिल से करना पड़ेगा। जब मैं फिल्म में चला जाता हूँ काम करने के लिए, उस किरदार में डूब जाता हूँ। अगर मुझे मेरे घर की तरफ से टेंशन होगी, यहाँ से बार बार फ़ोन जा रहे होंगे, कोई भी चीज़ हो रही होगी, तो मैं उस किरदार में जा ही नहीं सकता। मैं कहीं ना कहीं उस किरदार से बाहर निकल जाऊँगा, क्योंकि मुझे घर की टेंशन वो करेगी। तो मेरे लिए और दूसरों के लिए मैं यही कहूँगा कि भैया, सबसे पहली चीज़ है आपकी, चाहे पढ़ाई है, लिखाई है, शादी है, ब्याह है, कुछ भी है, आप हमेशा आगे बढ़ोगे। अगर आपको घर से हर्डल मिलेगी, आपको घर से रोक टोक मिलेगी, बहुत परेशान करेंगे, उन्हें आप पे विश्वास ही नहीं है, तो फिर आप 100% नहीं दे सकते, ना कर सकते। आपने अब एक मुकाम बना लिया है फिल्मी दुनिया में, जो हरियाणवी आपकी फिल्मी दुनिया है उसमें आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है। अब कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर जिले के जो युवा हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जोश आपकी मूवी देखकर आ रहा होगा कि हमारे अंदर का भी जो एक आर्टिकल है उसको, टैलेंट को किस तरीके से हम दुनिया के सामने ला सके, या उसको एक तरीके से हम किस तरीके से दिखा सकें। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि विकास जी, आपने यहाँ मुजफ्फरनगर के लिए जो युवा नई जनरेशन है, अगर उनके अंदर टैलेंट है, तो उस टैलेंट के लिए आपने क्या सोचा है, किस तरीके से आप उस टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, या आप यहाँ के युवाओं को किस तरीके से मौका दे सकते हैं? शार्लट के माध्यम से आपका आखिरी सवाल, और आप शार्लट के माध्यम से क्या युवाओं तक संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं आपको बताऊंगा, आपको अपनी इज्जत, अपनी चीज़ें अपने आप करनी पड़ती है हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि इंडस्ट्री को ना बड़ा बदनाम सा माना जाता है कि म्यूज़िक है, लाइट है, ये है, लड़कियों का शोषण है, फलाना है, ठिकाना है, सब चीज़ें रहता है कि लड़की जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, तो एक ये होता है। लेकिन जब से इंस्टाग्राम आया, हर घर की बहू बेटियाँ अपनी अपनी उसमें रील बना रही हैं, डांस करके बना रही हैं, अपने आप को फेमस करना चाह रही हैं, तो वो तो चीज़ें ख़त्म ही हो गई। क्योंकि इसमें दूसरा मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कविता जोशी जैसी अदाकारा, जिसको 72 लाख तो फेसबुक पे जिसके फॉलोअर हैं, आप ये देख सकते हैं, जिसने माता सीता का रोल किया अयोध्या की रामलीला, जब 2020 में सिर्फ एक ही रामलीला हुई,
उसमें उसने माता सीता का रोल किया। अभी जो लव कुश रामलीला हुई है लाल किले पे इस बार, इसमें भी वो माता सीता का रोल कर रही थी। इसमें सारे बड़े बड़े किरदार थे, मुकेश ऋषि जैसे व्यक्ति रावण बने हुए थे। तो वो मुझे पापा जी बोलती है, उसके पापा फादर नहीं है, वो मुझे पापा जी बोलती है। तो बहुत सी लड़कियां, मैं आपको बताऊं कम से कम भी गिनती भी नहीं है मुझे, लेकिन 300-400 लड़कियां ऐसी हैं, और लड़के भी हैं जो, कई तो लड़के मुझसे उम्र में बड़े हैं। एक राघव जी हैं, पुलिस में हैं, उनके फादर नहीं है, वो मुझे पापा जी बोलते हैं। वो लड़कियां मुझे पापा जी बोलती हैं। तो एक विश्वास है। तो मैंने एक जो चीज कमाई वो ये सबसे बड़ी चीज है कि उनको एक ऐसा व्यक्ति, पापा का मतलब होता है सहारा, पापा का मतलब है छत, पापा का मतलब होता है जिसके सामने आप कुछ भी कह सकते हो, वो आपकी हिफाजत करेगा। पापा सबसे बड़ी चीज। आप किसी को चाचा, ताऊ, मामा, भाई कुछ भी कह सकते, पापा नहीं बोल सकते, तो वे पापा जी बोलते हैं। तो मेरी ये सबसे बड़ी कमाई है जो मैंने इसके अंदर से इसमें करा। तो सबसे बड़ा संदेश तो मैं ये दूंगा कि आपको अगर बढ़ना है, सब कुछ आपके अपने हाथों में होता है। ना आपका कोई शोषण कर सकता है, ना आपका कोई किसी तरह से कोई खिलवाड़ आपके साथ कर सकता है, जब तक आप नहीं चाहोगे। और स्काई इज द लिमिट, ये तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। खुशी बालियान है, वैसे कि आपसे बता रहा हूँ, खुशी बालियान ही मुजफ्फरनगर की है, मेरे दोस्त हैं संजीव वेदवान जी। उन्होंने कहा बालियान जी आप खुशी बालियान से मेरा संपर्क करा दो, मैं उसको गाना देना चाहता हूँ। मैंने उनको बताया, वो यहाँ इस तरह से रहती है, उन्होंने संपर्क किया और खुशी बालियान को काम दिया। आज खुशी बालियान एलवीसी यादव के साथ और दूसरी जगह काम कर रही है। एक गाने का 2-3 लाख रुपए ले रही है, सिर्फ 1.5 साल हुआ है। इसी तरह अब ये कहकशा है लड़की, वो मेरे संपर्क में आई कि सर मुझे काम दो। उसने कहीं एक अभी उनके कोई पिक्चर बनी भी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के भाई वगैरह बना रहे थे, उसमें उसने छोटा सा रिसेप्शनिस्ट का रोल किया। तो मैंने अभी उस फिल्म में उसे माँ के रोल के लिए ऑफर किया था कि चलो मैं करूँ, लेकिन किसी कारण वो नहीं कर पाई, वो भी मीडिया से जुड़ी हुई है। इसके अलावा आदित्य राठी हैं सोनटा के, उन्होंने गीता फिल्म में कविता जोशी के अगेंस्ट काम किया। इसी तरह सचिन धनखड़ यहाँ पे मुजफ्फरनगर के अंदर है। यहाँ के लगभग 15-20 लोग, एक इसमें शिवांक बालियान है, वो लगातार अब काम कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री में अगर टैलेंट है और आपका भाग्य है, देखो दोनों चीज़ काम करेंगे। आप में टैलेंट और भाग्य नहीं तो आपको कोई नहीं बढ़ा सकता। मेरे पास टैलेंट था या नहीं था, लेकिन भाग्य था जो मैंने काम एकदम से मुझे ईजीली मिलता चला गया। तो हम कह रहे हैं, और मैं ये भी उन्हें कहता हूँ जो भी काम करने वाले लोग हैं, कि हार मत मानो, रोजगार की ही तलाश मत करो कि सरकारी नौकरी ही मिलनी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे बहुत से प्लेटफार्म ऐसे हैं, आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, अपनी वीडियो को वायरल करा सकते हैं और वहाँ से आपको अर्निंग होती है। यूट्यूब और दूसरी जगह सब जगह अर्निंग होने लगी, आप वहाँ से पैसा कमाना शुरू करो, हार मत मानो। और मेरे पास जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, अगर मुझे ज़रूरत होती है तो मैं लगातार लाइव आके बोलता हूँ कि मुझे एक्टर एक्ट्रेस की ज़रूरत है, ऐसे किरदार की ज़रूरत है, तो जो मुझसे संपर्क करता है तो मैं उनको काम देता हूँ। मैं यही कहूँगा कि ये भी एक बहुत अच्छा विषय है आपको आगे बढ़ाने का। शोहरत भी आप इसमें कमा सकते हैं, दौलत भी कमा सकते हैं। और रही बात शोषण की, कि अगर आप अंदर से आपके ख्यालात अच्छे होंगे और आप के अंदर एक जज्बा होगा तो आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप कमज़ोर हैं तो आपका शोषण होगा, और कमज़ोर का हर फील्ड में शोषण होता है। सच्चाई यही है कि कमज़ोर खुद के बलबूते जी नहीं पाता। हम ही अगर बूढ़े हो जाएंगे तो उस वक्त कमज़ोर हो जाएंगे, तो हमें भी अपनी औलाद की, अपने साथी की, दूसरों की ज़रूरत पड़ेगी। कमज़ोर को सहारे की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इस जवानी में, इस उम्र में, या कहीं भी कैसे भी करके आप अपने आप को कमज़ोर कभी भी साबित मत होने दो। अगर आप कमज़ोर हो तो आपको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, और सहारे लूटते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ में जीना है तो आगे बढ़ोगे, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हार जाओगे। साफ साफ विकास बालियान जी ने कहा। विकास बालियान जी, एक और बात मेरे मन में आई है, आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हूं मैं, खैर कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा, इतनी मूवी कर चुके हो, सबसे एक प्यारा सा 50 के करीब में 50 मूवी लगभग कर चुके हो आप शहारत के माध्यम से। एक प्यारा सा जो आपका सबसे फेवरेट डायलॉग रहा हो 50 मूवी में, जो आपको सबसे ज्यादा खुद को अच्छा लगता हो, क्योंकि कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है कि मुझे, मेरे मन को चीज सबसे अच्छी, या तो कोई आप हरियाणवी कोई गाना गुनगुना दीजिएगा, या कोई डायलॉग जो भी आप बेहतर समझे, शहारत के माध्यम से जनता तक आपका एक संदेश। देखो, हमारे डायलॉग तो हाथ के हाथ हम लोग तैयार करते हैं, हम कभी इसमें रटते नहीं, वो मैंने आपको बताया था। लेकिन फिर भी ये है कि मजलूम, असहाय, अकेली औरत, मौका नहीं होती कि उस पर टूट पड़ो, वो जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी। वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से अरशद राणा की शाह अलर्ट में विकास बालियान के साथ में एक खास चर्चा।